हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे और भूगोल विषय में हम लोग सर्वेक्षण, मैप, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये ऐसी प्रणालियां हैं जिनके द्वारा हम किसी स्थान की स्थिति, उसकी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा, किस अक्षांश, किस देशांतर पर वहां क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वहां की क्या खासियत है। ठीक है, सारी चीजें देखते हैं। तो इन सब में हम लोगों को किन किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि सैटेलाइट के इस्तेमाल से होता है, कि कौन कौन से कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, और क्या क्या चीजें, इसमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सारी चीजें, इसके क्या क्या घटक होते हैं, इसका क्या लाभ होता है, इसकी क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है, इसका किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग देखें। ठीक है, चलिए आइए चलिए देखा जाए कि ये मैप, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस होता क्या। जैसे देखिए यह भी एक मैप है। ठीक है, इस मैप में देखिए हमें अपने देश के प्रमुख राज्यों की स्थिति, ठीक है, और उनके प्रमुख शहर, फिर उनके बीच की दूरी के बारे में अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि बहुत सारे संकेत दिए गए हैं। ठीक है, संकेत में जैसे देखिए ये इस प्रकार से जो स्क्वायर दिया गया है, इस प्रकार से देखिए, जैसे देखिए इस प्रकार से एक वर्ग दिया गया। इससे देखिए क्या पता चल रहा है, कैपिटल, ये क्या है, ये संकेत। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ऐसे ऐसे गोला दे दिया गया बिंदु के रूप में, इससे पता चल रहा है कि वो कौन कौन से राज्य है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस तरह से लाइन खींच दी गई है, इससे पता चल रहा है अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है, ये सारी चीजें, और उसके बाद देखिए विभिन्न स्टेट्स को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है, जिससे हमें इन सबको पहचानने में, देखने में कोई समस्या नहीं। तो ये होता है मैप, इसके माध्यम से हम महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे भारत का मैप हो गया, अब ये देखिए विश्व का मैप है। इसमें भी देखिए अलग अलग रंगों का, अलग अलग संकेतों का, प्रतीकों का उपयोग किया गया है स्थानों को और बड़े बड़े देशों, महादेशों, महासागरों को दिखाने के लिए। सब विभिन्न, यही क्या है कि मैप के माध्यम से किसी स्थान विशेष को जानने का तरीका। ठीक, अब देखिए ये होता है अगला, देखिए रिमोट सेंसिंग। ये देखिए क्या है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सुदूर संवेदन। ठीक है, तो सुदूर संवेदन देखिए क्या प्रणाली होता है, जैसे हमको किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है या किसी ग्रह उपग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, हमको उसके पास जा नहीं सकते, जाना नहीं है, दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो उसके लिए देखिए क्या विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं देखिए, और उन सेंसर के द्वारा उस स्थान की फोटो तस्वीर ली जाती है और फिर उस तस्वीर को किसी एक सेंटर या केंद्र पर भेजा जाता है संकेतों के माध्यम से, और फिर उन्हीं संकेतों को एनालिसिस करके, उसको मॉडिफाई करके और उसको प्रदर्शित किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो जो प्रदर्शित करने की, मॉडिफाई करने की जो तकनीक होती है उसको कहा जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, तो ये देखिए इसका पूरा प्रोसेस है। देखिए एनर्जी सोर्स दो प्रकार का होता है। देखिए जैसे अगर सूर्य से भी इसको ऊर्जा मिलती है, और कभी कभी क्या रहता है कि इसमें बैटरी वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इस बिल्डिंग के बारे में या इस क्षेत्र के बारे में सूचना लेनी है, यहाँ से देखिए सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ से सूचना इकट्ठा की जा रही है। इसके लिए एनर्जी देखिए कहाँ से मिल रही है, इसको सूर्य से मिल रही है। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश से जो रेडिएशन निकलता है उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ से जानकारी प्राप्त किया और इसने अपने केंद्र पर भेज दिया। देखिए प्रोसेसिंग स्टेशन है, यहाँ पर इसने सूचना भेजी और इस प्रोसेसिंग स्टेशन पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है। ठीक है, और उस कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा इस सूचना को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद तब पूरी जानकारी बता दी जाती है कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसकी हाइट कितनी है, ये कितना लंबा चौड़ा है, तो सारी चीजें कंप्यूटर में एनालिसिस करके बता दी।
ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, उसको संकेतों के रूप में भेज दिया जाता है और जीआईएस में उस संकेत को एनालिसिस करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको नए तरीके से कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचा दे। देखिए ये एक और उदाहरण है, देखिए इसमें भी देखिए क्या है, सैटेलाइट भेजा गया है। ये सैटेलाइट देखिए एटमॉस्फेयर से संबंधित जो है डाटा आंकड़े देखिए क्या एकत्रित कर रहा है। कोई स्थान है देखिए, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां मकान, वहां वर्षा, वहां बादल, इन सारी चीजों की जानकारी जो है इस सैटेलाइट के द्वारा ली जा रही है और यहाँ पर वो केंद्र है, वहां पे भेज दी जा रही है और वहां से फिर वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इसको एनालिसिस कर रहा है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, अभी हम लोग क्लास में देखेंगे कि इसका बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। देखिए अब देखिए ये भी देखिए एक है, ये देखिए, फिर उसके बाद देखिए इस प्रकार से देखिए एक से देखिए यहाँ एक सेंसर है, यहाँ एक रिसेप्टर है। सेंसर किसी जानकारी को प्राप्त करता है और फिर रिसेप्टर के पास भेजता है, रिसेप्टर इसको यहाँ पर भेज देता है और इसके बाद फिर ये कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करके, एनालिसिस करके फिर उसको आंकड़ों को प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए जीआईएस सिस्टम, देखिए इसमें क्या क्या चीजें उपयोग होती हैं। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्रिंटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ये डाटा, इतने ढेर सारे डाटा होते हैं, उसको एनालिसिस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और फिर लास्ट में जनता को उसको उपलब्ध करा दिया। ठीक, ये देखिए सारी चीजें क्या। अब देखिए जीआईएस में किसके संबंधित डाटा होता है, देखिए व्हीकल से संबंधित है ना, विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, विभिन्न प्रकार के सेवाओं वाले कंपनियां जो है तो वो इस्तेमाल करती हैं। फिर देखिए बहुत सारे मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वो ये सूचना प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जीआईएस के उदाहरण। ठीक है, अब आइए चलिए देखा जाए कि इनके बारे में, इनकी परिभाषा, इनके प्रकार, इनके घटक, ठीक है, इनके लाभ हानि, ये सारी चीजों को भी देख लिया जाए। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानचित्र के बारे में, यानी मैप किसे कहते हैं। हम लोग सुनते हैं लोगों के द्वारा, और भी जगह देखते हैं, किताबों में देखते हैं। तो मैप होता क्या है, देखिए मैप की परिभाषा क्या है। देखिए मानचित्र एक चित्रात्मक या ग्राफिक प्रतिनिधित्व होता है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। इसका मतलब यह एक आरेखन है या एक विशेष ग्राफिक या चित्रात्मक प्रस्तुति है। देखिए ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रस्तुति है किस चीज की, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की भौगोलिक सूचनाओं को लोगों को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, देख लीजिए इसमें चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से सूचनाएं प्रदान की जाती है। इसका उपयोग देखिए कहां होता है, इसका उपयोग हम पृथ्वी की सतह या किसी अन्य आकाशीय पिंड की सतह के हिस्से को समझने और दिखाने के लिए करते हैं। यानी देखिए चाहे पृथ्वी हो, चाहे कोई भी आकाशीय खगोलीय पिंड हो, उसकी सतह के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। यानी उसको एक फोटो खींच ली जाती है, उसकी एक इमेज ली जाती है और उसका एक मैप बना दिया जाता है जो लोगों को दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से लोग अध्ययन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर देखिए ये करते क्या है, मानचित्र आमतौर पर एक छोटे स्केल पर बड़े क्षेत्रों को दर्शाते हैं। यानी देखिए क्या, जब हम किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाते हैं तो एक पेज पर, एक कागज पर बड़े क्षेत्र के बारे में जानकारी कम जगह पर, कम स्थान में प्राप्त की जा सकती है। इसको विभिन्न प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है, देखिए जिससे हमें किसी स्थान की सटीक स्थिति, सीमाएं, भौगोलिक विशेषताएं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती। इसके माध्यम से हम देखिए किसी स्थान के बारे में, उसकी स्थिति, उसकी सीमा, उसकी विशेषता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं बहुत कम स्थान पर, बहुत आसानी से। ठीक, अब देखिए मानचित्र के कुछ घटक होते हैं, जैसे कि मुख्यतः 3 घटक होते हैं, कंपोनेंट्स। देखिए क्या क्या होता है, जैसे जिसके माध्यम से मानचित्र को बनाया जाता है, यानी जिसके आधार पर मानचित्र निर्मित होता है। ठीक, तो मुख्यतः देखिए 3 घटक हैं।
दूरी, दिशा और प्रतीक। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैप में, जैसे मान लीजिए कि यही बोर्ड है, तो इसमें देखिए हम इसमें दिशा देखेंगे। दिशा देखिए, जैसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है उत्तर, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है दक्षिण, इसको देखिए कहा जाता है पूरब, और इसको कहा जाता है पश्चिम। ठीक, देखिए इस प्रकार हर मानचित्र में होता है। फिर देखिए इनके बीच का जो है इसको कहा जाता है उत्तर पूरब, इसको देखिए कहा जाता है उत्तर पश्चिम, इसको देखिए कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, इसको देखिए कहा जाता है दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से देखिए दिशाओं को किसी भी मानचित्र में दिखाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूरी। अब देखिए क्या क्या होता है किसी किसी मानचित्र में, जैसे देखिए अगर बहुत बड़े क्षेत्र का मानचित्र है तो इसमें देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से दूरी। जैसे मान लीजिए किसी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर उस स्थान पर किसी चित्र को बनाया गया है और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो उसमें दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। इसका मतलब कि उसमें हम सेंटीमीटर को मापने से बता सकते हैं कि यह स्थान इतने दूर पर है। फिर देखिए तीसरा जो घटक होता है उसका प्रतीक। अब प्रतीक का मतलब होता है कि जैसे देखिए किसी स्थान को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे ऐसे देखिए स्टार, ऐसे वर्ग, ठीक है, ऐसे ऐसे त्रिभुज, ठीक है, ऐसे गोला, तो विभिन्न प्रकार के संकेतों का उपयोग किया। ठीक है, तो यही होते हैं इसके घटक। अब देखिए इसके जो 3 मुख्य घटक हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ घटक हैं जिनको हम लोग क्रम वाइज देख लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि किसी मानचित्र का एक शीर्षक होता है, यानी हम उसका टाइटल होता है, उसी से पता चल जाता है कि यह मानचित्र किस चीज के बारे में बना है। ठीक, देखिए मानचित्र का यह शीर्षक यह बताता है कि मानचित्र किस क्षेत्र या किस विषय को दर्शा रहा है। ठीक है, इसका मतलब टाइटल से ही पता चल जाता है कि वो मानचित्र किस चीज के बारे में बना है। इससे देखिए हमें क्या पता चलता है, यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार की जानकारी देखने जा रहे हैं। यानी टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि हमको कौन सी जानकारी प्रदान की जाने वाली है या हम कौन सी जानकारी को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला जो अभी मैंने बताया कि दिशा। ठीक है, कि मानचित्र में देखिए उत्तर की ओर उन्मुख होते हैं। अधिकतर मानचित्र देखिए क्या होते हैं, उत्तर की ओर उन्मुख होते हैं, लेकिन दिशा निर्देश के लिए एक दिशा सूचक दिया जाता है। आप देखेंगे किसी भी मैप में इस प्रकार से दिया रहता है, कोने पर दिया रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा नॉर्थ, यहाँ लिखा रहेगा साउथ, यहाँ लिखा रहेगा ईस्ट, यहाँ लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से दिशा सूचक कंपास दिया जाता है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाता है। ठीक है, इससे हमको पता चल जाए कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण। आप देखिए फिर देखिए अगला घटक है मानचित्र का पैमाना, स्केल, जिसको मैंने आपको बताया कि दूरी। तो इसमें देखिए स्केल बनी रहती है जो यह बताती है कि वास्तविक दुनिया में कितनी दूरी के बराबर होती। अब देखिए इसमें जैसा मैप रहेगा, जितने बड़े क्षेत्र का रहेगा उसी प्रकार की उसकी स्केल या माप दी गई है। जैसे मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी बराबर हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दूरी दी गई रहती है उसके स्थान के हिसाब से। जैसे देखिए एक उदाहरण है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दर्शा सकता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक दुनिया में 100 किलोमीटर के बराबर। यानी एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जो दूरी है वो कितने चित्र को दिखाएगी, 100 किलोमीटर। ठीक, आप देखिए अगला देखिए घटक क्या है, चिन्ह या प्रतीक, सिंबल्स। इसमें देखिए मैंने क्या बताया, आप विभिन्न प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं और स्थानों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे देखिए हरे रंग से जंगल, नीले रंग से नदी या तालाब, समुद्र और भूरे रंग से पहाड़ों को दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आप मैप में देखते हैं कि
जो पानी वाला क्षेत्र होता है उसको नीले रंग से दिखाया जाता है। जैसे देखिए अभी मैंने आप लोगों को भारत के मैप में दिखाया, जैसे देखिए इसमें देखिए पानी वाला जो क्षेत्र है ये देखिए नीला नीला दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग स्थानों को देखिए अलग अलग कलर से दिखाया जाता है। ये देखिए क्या है, राजनीतिक मानचित्र। अगर यही भौगोलिक रहा होता तो भारत में जिन जिन स्थानों पर पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं तो उनको भूरे कलर से दिखाया जाता, जो पूरी तरह से बर्फीले क्षेत्र है वहां सफेद कलर से दिखाया जाता, ठीक है। और फिर यदि देखिए वनस्पतियों का मानचित्र रहता तो वहां पे क्या थे, जहां जहां बहुत ज्यादा वनस्पति पाए जाते हैं उन स्थानों को क्या दिखाया जाता, हरे कलर से दिखाया जाता। तो यही है विभिन्न प्रकार के संकेत, ठीक है। अब देखिए अगला जो घटक है इसका समोच्च रेखाएं, कॉन्टर लाइन्स। ये रेखाएं भू आकृति टोपोग्राफी को दर्शाते हैं, जिससे हमें ऊंचाई और ढलान का अंदाजा होता है। यानी कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई रहती है, जैसे इस प्रकार रेखा खींची गई, इसका मतलब क्या है कि वह स्थान समतल है। अगर ऊंची नीची ऐसे रेखा खींची गई है तो यह दर्शाती है कि वह स्थान पठारी है। फिर देखिए कुछ ऐसे रेखाएं खींची गई रहती है, इससे पता चलता है कि वह क्षेत्र पहाड़ी या पर्वतीय है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार की रेखाएं खींची गई रहती है, वो स्थान की ऊंचाई या ढलान के बारे में हमें पता लगा। जैसे देखिए ऐसे अगर रेखा खींची गई है तो पता चलता है कि वहां क्या है, खाई वगैरह है। तो ये समोच्च रेखाएं होती है जो हमें किसी स्थान की ऊंचाई ढलान आदि का जानकारी प्रदान करती है। देखिए समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बताती है कि वह क्षेत्र कितना ऊंचा या नीचा है। अब इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं ये हमें बता देती हैं कि वह स्थान ऊंचा है या नीचा है या समतल, ठीक। उसके बाद देखिए यह भी मैंने बता दिया आपको, इसी को प्रतीक कहा जाता है। देखिए दर्शक लेजेंड या की यह मानचित्र पर उपयोग किए गए प्रतीकों और रंगों के अर्थ को स्पष्ट कर, यानी लेजेंड या दर्शक या की से हम क्या चीज बताते हैं कि मानचित्र पर उपयोग किए गए प्रतीक और रंग। देखिए अब इसमें देखिए बता दिया जाता है कि उदाहरण के लिए किस प्रतीक का क्या अर्थ है, इसे दर्शक में समझाया जाता है। यानी बगल में एक ऐसे बॉक्स बना दिया जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी गई रहती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इस प्रकार की आकृति अगर मैप में बनी हुई है तो उससे क्या प्रदर्शित हो रहा है, ये बगल में एक बॉक्स बना के दिया गया रहता है, जिसी को कहा जाता है दर्शक या लेजेंड या, ठीक। अब देखिए ग्रिड, ये देखिए क्या होता है कि किसी किसी मानचित्र में आप देखे होंगे कि इस प्रकार से ऐसे 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 आपका ग्रिड बना होता है। वो ग्रिड किसका होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, ठीक है। देखिए कई मानचित्रों पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर ग्रिड बनाए जाते हैं, जिससे स्थानों की सटीक स्थिति को दर्शाना आसान हो जाता है। यानी किसी किसी मानचित्र में आप देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी इस ग्रिड की तरह खींचा गया रहता है, तो हम उसके माध्यम से किसी स्थान की विशेष स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ले, ठीक है। तो ये थे हमारे मानचित्र के घटक। अब देखिए मानचित्र का प्रकार, मानचित्र को देखिए कई प्रकारों में बांट के अध्ययन किया जाता है। देखिए जैसे सबसे जो मुख्यतः मानचित्र उपयोग किया जाता है, जिसका हमको अपनी किताबों में देखने को मिलता है, वो कैसा मानचित्र होता है, भौगोलिक मानचित्र। देखिए ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पहाड़, नदियां, झीलें, समुद्र और जलवायु को दर्शाते हैं। हम लोग अपनी कई कक्षाओं में देख चुके हैं कि कुछ मैप हैं जो केवल पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को दर्शाते हैं। कुछ कुछ होते हैं किसी देश के बारे में, जैसे हम लोग भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में देखिए अलग अलग मानचित्र हमको देखने को मिलता है कि नदियों का मानचित्र, जलवायु का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, ठीक है, फिर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र। तो ये मानचित्र जो होते हैं भौगोलिक स्थिति को बताते, इस प्रकार के मानचित्र को कहा जाता है भौगोलिक मानचित्र। फिर देखिए ए होता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। इसमें देखिए अभी जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया भारत का मानचित्र कैसा था, भारत का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र। इसमें देखिए क्या है कि विभिन्न राज्यों का नाम और विभिन्न राज्यों की राजधानियां और प्रमुख शहरों को दिखाया गया।
देखिए इसमें इसमें देशों, राज्यों, जिलों, शहरों और उनकी सीमाओं को दिखाया। इसमें देखिए पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब नहीं दिखाया जाएगा। इसमें राज्य, उसके प्रमुख शहर, उसके प्रमुख नगर, उनकी सीमाओं को दिखाया। फिर देखिए एक मानचित्र होता है जिसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र में देखिए क्या क्या होता है कि ये जो मानचित्र होते हैं, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दिखाते हैं। यानी किसी, जैसे मान लीजिए अपने देश में ही कि वर्षा कहाँ कहाँ के किस मात्रा में होती है, ठीक है, वहां पर सड़कों का जाल किस प्रकार से बिछा हुआ है, सड़कें कितनी फैली हुई हैं, सड़कें किस प्रकार से जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद वहां दिखाता है कि वन किस प्रकार के, कहां कहां कौन कौन से वन पाए जाते हैं, और वहां पे उद्योग धंधों का विस्तार किस किस क्षेत्र में किस प्रकार है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं, सब चीजों को दर्शाने वाले, उनको कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र, ठीक। ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए आर्थिक या संसाधन मानचित्र, यानी ऐसे मानचित्र जिसके द्वारा हम किसी क्षेत्र के संसाधनों के बारे में जानकारी, यानी किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, इन सब चीजों को दर्शा। जैसे देखिए हम लोग मैप देखते हैं, इसमें दिखता है भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र, है ना। तो उसमें दिया जाता है कि झारखंड में देखिए कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और कर्नाटक में देखिए सोना चांदी पाया जाता है। ऐसी चीजें दिखाई गई है, इसको कहा जाता है आर्थिक और संसाधन मानचित्र। फिर देखिए जलवायु मानचित्र, इससे पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु, यानी वहां का तापमान कैसा होता है, वर्षा कितनी होती है, ठीक है, और मौसम किस प्रकार का वहां होता है। ये सारी चीजों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है जलवायु मानचित्र। फिर देखिए परिवहन मानचित्र, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का मानचित्र। जैसे किसी स्थान पे परिवहन व्यवस्था किस प्रकार की, वहां पे गाड़ियां किस प्रकार से चलती हैं, वहां कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, वहां सड़कें किस प्रकार से हैं, ये सारी चीजों को बताने के लिए जो मानचित्र बनाया जाता है। देखिए रेलवे, हवाई मार्ग, ठीक है, सड़कें, इन सारी चीजों को दिखाने के लिए जिस मानचित्र का उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है परिवहन मानचित्र, ठीक। अब देखिए अतः हमें मानचित्र से विभिन्न प्रकार की जानकारी को सरल और स्पष्ट रूप में समझने और विश्लेषण में मदद। मानचित्र क्या करते हैं कि हमको प्रमुख जानकारी को सरल रूप से प्रदान करते हैं, जिससे हमें उस स्थान के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो, और हम उस जानकारी के आधार पर क्या करते हैं, उसका एनालिसिस। अब देखिए अगला है रेखाचित्र। रेखाचित्र देखिए रेखाचित्र क्या होता है, जब हम किसी स्थान के बारे में मैप के माध्यम से ना जानकर बल्कि अपने हाथों से ही एक रफ कागज पर कुछ आकृति बना देते हैं उस स्थान के लिए, वो कही जाती है रेखाचित्र। अब जैसे देखिए, अब ये आकृति बनती कैसी है, हम अपनी याददाश्त कर, जैसे हमने किसी स्थान को देखा, हम कहीं गए और हमको एक उसका रफ अपने कॉपी पे बनाना है कि हम इस स्थान को कहां से कैसे कैसे गए और कैसे कैसे आए, उसको अपने कॉपी पे पेन के द्वारा बना देना रेखा चित्रों के माध्यम से, वही कहा जाता है रेखा चित्र। जैसे देखिए रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। देखिए मैंने कहा ना, ये किसी मैप से नहीं होता, बल्कि हम अपनी याददाश्त के आधार पर इसको एक रेखा के माध्यम से खींच के अपने कागज पर या किसी उत्तर पुस्तिका पर दर्शाते हैं, ठीक। देखिए कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए। देखिए हम क्या किसी को बताते हैं कहीं जाने के लिए, तो हम कहते हैं कि यह स्थान यहाँ पर है, इसके दाहिने तरफ 100 मीटर कोई दुकान है, कोई कोचिंग है, कोई ऑफिस है, तो हम इस प्रकार से बता देते हैं। जब वो व्यक्ति कोई जाएगा इसको देखकर, तो वो इस स्थान पर चला जाएगा, अब वहां से 100 मीटर बता दिया जाएगा कि बाएं दाएं वो चीज है, तो व्यक्ति वहां आराम से चला जाता है, ठीक है। फिर देखिए आप देखिए इसमें एक उदाहरण दे दिया गया है कि मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं, कच्चा आरेखन बना के आपको बता देगा और कहेगा कि आप 100 मीटर या 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ आइए, फिर वहां से मुड़ जाइए, फिर वहां से 100 मीटर
दाहिनी दिशा की तरफ आइए, फिर वहां से सामने देखिए आपको एक मंदिर दिखेगा और मंदिर के बगल में मेरा घर है। इस प्रकार से बना के वो आपको एक रफ स्केच दे देगा। देखिए इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र या मानचित्र कहा। ठीक, ये अपने आप बनाया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। फिर देखिए खाका, देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केच। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, ये भी देखिए एक प्रकार का अपनी सुविधा के लिए, अपने जरूरत के लिए बनाया गया एक छोटा मानचित्र टाइप का होता है, जो बड़े पैमाने पर नहीं होता, बस छोटे में। जैसे हमको देखिए किसी बिल्डिंग मकान का जो हम लोग वो बनाते हैं, डिजाइन बनवाते हैं कि हमारा किस प्रकार से घर बनेगा, कहाँ कमरे होंगे, कहाँ किचन होंगे, कहाँ कौन कोई कितना लंबा होगा, चौड़ा होगा। जैसे देखिए जब कोई आपका डिजाइन बना के देता है तो कहता है कि यहाँ 10 बाई 10 के कमरे होंगे, यहाँ भी 10 बाई 10 के, यहाँ बीच में देखिए एक हॉल होगा 20 बाई 10 का, फिर यहाँ देखिए एक किचन होगा, ठीक है, यहाँ टॉयलेट वॉशरूम होंगे, यहाँ देखिए क्या होगा, प्रवेश होगा, प्रवेश द्वार होगा, फिर यहाँ देखिए एक बैक डोर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर इसके बगल में देखिए ऐसे बता दिया जाता है कि इसकी तरफ क्या होगा, खुला मैदान टाइप का होगा जहां पे आप पेड़ पौधे वगैरह लगा सकते हो। तो इस प्रकार की डिजाइनिंग जो बना के दी जाती है लोगों के द्वारा, वो क्या होती है, इसी को कहा जाता है स्केच। देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका का है। अब देखिए एक छोटा सा स्थान है लेकिन उसको मैप, जैसे देखिए कभी कभी जो बड़ी कंपनियां कहीं फैक्ट्री स्थापित करती हैं, कोई प्रोजेक्ट स्थापित करती हैं, तो उसको देखिए इस प्रकार से खाका यानी स्केच बनाकर जो बड़े अधिकारी होते हैं या सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो उससे सरकार को उस चीज के बारे में जानकारी पता है। ठीक है, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे देखिए किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। अब इसे मानचित्र में हम किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके लिए हमको देखिए क्या बना, एक खाका या और स्केच बनाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस मकान में इतने कमरे हैं और कमरों की लंबाई इतनी है। ठीक, देखिए उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा है। हम अपने द्वारा एक रेखा चित्र खींचेंगे जिसे क्या कहा जाता है, खाका कहा। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग। देखिए रिमोट सेंसिंग, देखिए मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही मैप तैयार किया जाता है, यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जिनको हम मैप के रूप में, रेखा चित्र के रूप में और खाका के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी जानकारी हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी को हिंदी में कहा जाता है दूर संवेदन। कभी कभी आपको लिखा रहेगा सुदूर संवेदन, ठीक है, और कहीं कहीं लिखा रहता है दूर संवेदन। ठीक है, तो ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। हाँ देखिए, अब इसको भी देख लीजिए। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की सतह से जुड़ी जानकारी को दूरस्थ तरीके से, यानी बिना सीधे संपर्क में आए, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हमको किसी स्थान पे जाना नहीं, जैसे हमको महाराष्ट्र के बारे में जानकारी अपने घर पे बैठे बैठे पता चल जाती है कि महाराष्ट्र में इस समय बारिश हो रही है ना, तो कैसे हमको पता चलता है, ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता चलता है। देखिए किसी स्थान के बारे में हम घर पे बैठे ही देख लेते हैं मोबाइल में अपने कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, इसी के द्वारा। देखिए इसका उपयोग उपग्रहों, विमानों, ड्रोन या अन्य सेंसर आधारित उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। यानी इसको हमको कैसे पता चलता है, विभिन्न प्रकार के उपग्रह के माध्यम से। उन उपग्रहों में सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर जो है वहां से जानकारी एकत्र करते हैं, कैप्चर करते हैं, फिर एक सेंटर बना होता है जो उस जानकारी को क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, और फिर उसको सरलतम रूप में लोगों के पास पहुंचा। ठीक, देखिए जो विभिन्न प्रकार की तरंगों जैसे प्रकाश, आवृत्त, रेडियो तरंगों आदि का उपयोग करके डेटा एकत्र करते हैं।
हैं। यानी उस जो सैटेलाइट होता है, जो उपकरण आसमान में छोड़े जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ड्रोन भी हो सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, उसमें इंफ्रारेड लाइट होती है, उसमें रेडियो तरंगे निकलती हैं जो उस सूचना को एकत्रित करती हैं, कैप्चर करती हैं, फोटो खींचती हैं और फिर हमारे जो प्रोसेस सेंटर होते हैं वहां पर भेज देती हैं और उसको प्रोसेस करके फिर हमारे लिए उस चीज को तैयार करके हमें दे दिए। ठीक है, आप देखिए इसके जो प्रमुख घटक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैप के घटक, उसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग के घटक होते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म जैसे देखिए डेटा संग्रह के लिए उपग्रह, हवाई वाहन जैसे ड्रोन, हवाई जहाज या अन्य माध्यम उपयोग किए जाते हैं। यानी प्लेटफॉर्म का मतलब कि डाटा को एकत्र कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो जहाज हो सकते हैं, हवाई जहाज होते हैं, ड्रोन हो सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकते हैं। फिर देखिए उसमें क्या होता है, सेंसर लगा होता है। ये सेंसर क्या करते हैं, डाटा को एकत्रित करते हैं और ये जो सेंसर होते हैं वो सक्रिय या निष्क्रिय दोनों हो सकते हैं। सक्रिय सेंसर का मतलब होता है कि जैसे जिनमें अपनी खुद की ऊर्जा होती है, ठीक है, जैसे रडार। जबकि निष्क्रिय सेंसर देखिए बाहरी ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब कि कुछ जो सेंसर होते हैं सक्रिय होते हैं, कुछ निष्क्रिय। जो सक्रिय होते हैं वो खुद का प्रकाश भेजते हैं जो सूचना केंद्र होता है वहां तक, और जो निष्क्रिय होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वो सूचनाएं भेजते हैं। डेटा प्रोसेसिंग देखिए, भी मैंने क्या बताया कि एक सेंटर होगा, एक केंद्र होगा जो पृथ्वी पर किसी स्थान पर स्थित होगा। वहां से वो सूचनाएं कहां भेजी जाएंगी, उस केंद्र पर भेजी जाएंगी और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के बाद उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे ठोस निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब वो जानकारी सबके समझ में नहीं आती है, तो वो जानकारी किसको समझ में आती है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। उसको क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है और सरल जानकारी के रूप में बदल दिया जाता है। फिर देखिए, अब देखिए रिमोट सेंसिंग की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे संचालित होती है। देखिए ऊर्जा का स्रोत इसमें उपयोग होता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखिए क्या होता है कि कभी कभी खुद की ऊर्जा स्रोत को लोग लेके जाते हैं अपने साथ, आर्टिफिशियल जैसे बैटरी लगी होती है और कोई चीज लगी होती है। और दूसरा हो सकता है सूर्य का प्रकाश। देखिए दूर संवेदी में एक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है जो किसी वस्तु पर विकिरण भेजता है। यह विकिरण प्राकृतिक हो सकता है जैसे सूर्य की रोशनी, या कृत्रिम स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि सूर्य की रोशनी का ही उपयोग करके इनके द्वारा वहां की जानकारी को एकत्रित किया जाता है, और कभी कभी अपनी खुद की रोशनी के द्वारा। उसके लिए उनके पास ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। ठीक है, देखिए लेकिन ज्यादातर देखिए किसका उपयोग हो जाता है, रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य होता है। क्योंकि कोई भी उपग्रह अगर ज्यादा समय तक आसमान में काम कर रहा है तो कितना अपने साथ ऊर्जा स्रोत लेके जाएगा, तो इससे अच्छा क्या होता है, वह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। यह समस्या तब आती है जब कभी मौसम गड़बड़ हो, है ना, तो उसमें उसको अपना ऊर्जा स्रोत लेके जाना पड़ता है। ठीक, ऐसे साफ मौसम में सूर्य के प्रकाश से जो काम चल जाता है। ठीक, देखिए सूर्य से आने वाली प्रकाश या अवरक्त ऊर्जा पृथ्वी की सतह से टकराती है और यह ऊर्जा वस्तुओं से परावर्तित या विकिरित होकर सेंसर द्वारा एकत्र। यानी देखिए क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी आती है धरती पे स्थित जितनी भी चीजें उनसे टकरा जाती है, और टकरा के क्या होती है, अवरक्त जो किरणें आती हैं वो क्या होती है, परावर्तित होती है, और इसी परावर्तित किरण को क्या करते हैं, वो सेंसर कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ उपकरण खुद से ऊर्जा जैसे रेडार या लेजर भेजते हैं और वापस आने वाली ऊर्जा को, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो रडार के माध्यम से, लेजर लाइट के माध्यम से भी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, फिर उसके एकत्र करने के बाद उसको फिर वापस भेज देते हैं सैटेलाइट के पास। फिर वहां से वो सैटेलाइट से रिसेप्टर के पास जाता है और रिसेप्टर से बाद फिर प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। ठीक, देखिए वस्तु या सतह होती है, यानी ऑब्जेक्ट या सरफेस। पृथ्वी की सतह, वनस्पति, जल निकाय, मिट्टी और अन्य भौगोलिक विशेषताएं वह वस्तु होती हैं जिनसे ऊर्जा परावर्तित या विकिरित होती है। यानी इन सारी चीजों से वह जो ऊर्जा होती है वह परावर्तित या विकिरित होकर फिर उसी सेंसर या उसी सैटेलाइट के पास जाती है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर जिस स्थान पे जरूरत होती है वहां पर भेज दिया जाता है। देखिए
इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर वह उपकरण होते हैं जो वस्तुओं से परावर्तित या विकिरित ऊर्जा को मापते हैं। ये सेंसर उपग्रह, हवाई यान या अन्य प्लेटफॉर्म पर लगाए जाते हैं। सेंसर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कैप्चर करता है, यानी जो भी डाटा होता है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में कैप्चर कर लेता है और प्रोसेसिंग सेंटर के पास भेज देता है। जैसे देखिए हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐसे उपकरण आते हैं जो सेंसर वाले होते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब देखिए डाटा ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग, ये सारी चीजों को कहां भेज दिया जाता है? एक डाटा सेंटर पे भेज दिया जाता है। देखिए एकत्रित डाटा को रिमोट प्रोसेसिंग केंद्रों में भेजा जाता है, जहां इसका विश्लेषण किया जाता है। कंप्यूटरों द्वारा इस डेटा को प्रोसेस करके चित्र या अन्य ग्राफिक स्वरूप में बदला जाता है। अब ये सारी चीजें प्रोसेस करके अब हमको चित्र या ग्राफिक के माध्यम से प्रदान कर दी जाए। फिर देखिए इसका विश्लेषण होता है। विश्लेषण में देखिए अंतिम चरण में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ द्वारा उस डेटा या चित्रों का विश्लेषण करके पृथ्वी की सतह, मौसम, पर्यावरण और संसाधनों से संबंधित निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी सारा चीज जब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब लोगों को उस चीज को उपलब्ध करा दिया। ठीक, अब देखिए रिमोट सेंसिंग का प्रकार होता है। अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि रिमोट सेंसिंग देखिए एक सक्रिय रिमोट सेंसिंग होती है, जिसमें क्या किया जाता है? उपकरण अपनी खुद की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग देखिए मैंने क्या कहा, कब किया जाता है? रात के समय या बादल के मौसम, जब मौसम खराब होता है तब सक्रिय सेंसर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, सक्रिय रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया है। नहीं तो जब मौसम सही होता है, खुला आसमान होता है, तो निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है और उसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया। देखिए इस चीजें जब प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ये खुद की ऊर्जा को विकिरित करते हैं, यानी खुद से प्रकाश निकलेगा और उस वस्तु से जाके टकराएगा, फिर इनके पास आएगा और इस चीज को ये कैप्चर कर। देखिए निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग ये कब होती है? जब मौसम साफ होता है और इसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह सबसे सामान्य प्रकार की रिमोट सेंसिंग होती है। ठीक, इसमें देखिए दृश्य प्रकाश यानी मतलब सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक सामान्यतः उपग्रह इमेजरी में उपयोग की जाती है, जहां विभिन्न प्रकार के कैमरे दृश्य और अवरक्त प्रकाश के चित्र लेते। ठीक, अब देखिए रडार दूर संवेदी, एक देखिए क्या है, इसमें माइक्रोवेव बैंड का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की माइक्रोवेव किरणें होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। यह दिन और रात दोनों समय कार्य कर सकता है। अब देखिए जो माइक्रोवेव किरणें होती हैं ये चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे खराब मौसम हो, हर समय काम करती है। तो इनका उपयोग किया जाता है जब किसी विपरीत परिस्थिति में, है ना, जब धुंध हो, जब आसमान साफ नहीं हो, फिर भी हमको जहाज वगैरह चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की जानी होती हैं, हमको बहुत सारे सूचनाएं लेनी होती हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? तब रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यह बादलों और धुंध से भी प्रभावित नहीं होता, यानी जो माइक्रोवेव होती है वो बादल या धुंध वगैरह का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एकदम सटीक जानकारी प्रदान करता है। ठीक, इसको देखिए हाइपर स्पेक्ट्रल और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज, ये देखिए और भी हाई टेक्नोलॉजी है। इसमें देखिए क्या होता है कि यह तकनीक वस्तुओं से आने वाले विभिन्न तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ को रिकॉर्ड करती है, जिससे अलग अलग सामग्रियों के गुणों की पहचान की जाती है। यानी यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वहां से आने वाली वेवलेंथ को क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उससे उस सामग्री के गुण का पता लगाया जाता है। अब देखिए इसमें जो रिमोट सेंसिंग में कुछ बैंड्स प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक होता है दृश्य बैंड यानी विजिबल बैंड। इसको देखिए कैसे जाना जाएगा? यह वह बैंड है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे बैंड होते हैं जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इसका उपयोग भूमि उपयोग, वनस्पति, जल निकाय आदि का अध्ययन करने में किया जाता है। यानी जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो हमें दृश्य रूप में दिखता है।
ठीक है, तो इसी को कहा जाता है विजिबल बैंड, जिसको हम जैसे फोटो खींचा जा रहा है, कोई इमेज ली जा रही है, तो हम उसको डायरेक्ट देख लेंगे कि ये इस स्थान से इस चीज की इमेज ली जा रही है, ठीक है। लेकिन अवरक्त बैंड जो होता है, देखिए इंफ्रारेड बैंड, अवरक्त बैंड का उपयोग विशेष रूप से वनस्पति, मिट्टी की नमी और तापमान मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये जो प्रयोग किया जाता है, जहां मिट्टी नम है कि सूखी है, ये सारी चीजें जानकारी करनी है, तो इसके लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। बहुत और ताकत वाली जो रे होती हैं, किरणें होती हैं, वो एकदम नजदीक से पता लगा लेती हैं, यानी तापमान कितना है, तापमान ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें, ठीक। अब देखिए माइक्रोवेव बैंड, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग जलवायु अध्ययन, वनों की निगरानी और बर्फ की मोटाई जैसी विशेषताओं को मापने के, यानी इसका उपयोग और भी महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, जो कठिन होती है आसानी से मापने के लिए, उसका उपयोग इसके लिए किया। देखिए जलवायु का अध्ययन से रखें, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। वहां पे वनों की निगरानी करने के लिए, यानी वनों को देखने के लिए कि वन किस प्रकार से हैं, कौन से वन उष्णकटिबंधीय हैं, कौन से मानसूनी हैं, कौन से शीतोष्णकटिबंधीय, ये सारी चीजें। उसके बाद वहां जो बर्फ जमी होती है पहाड़ों को, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कहां तक फैली है, ये सारी चीजें कहां से पता चलती है? माइक्रोवेव बैंड से, ठीक है। अब देखिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग देखिए कहां कहां होता है, अनुप्रयोग। इसका उपयोग देखिए क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, ठीक है। फिर देखिए वनों की निगरानी करने के लिए होता है, ठीक। उसके बाद देखिए जल संसाधन प्रबंधन में होता है, यानी जहां पर पानी है, उन पानी वाले स्थानों को देखने के लिए, उनको साफ सफाई से रखने के लिए, उनको किसी आपदा से बचाने के लिए, वहां लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, ये सारी चीजें। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका उपयोग होता है कि किस किस स्थान को पर्यावरण से प्रदूषित होने से बचाना है, उसको जानकारी देना है, लोगों को सूचनाएं प्रदान करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए फिर शहरी योजना बनाने के लिए किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार का नेटवर्क है, वहां जनसंख्या कैसी है, वहां क्या सुविधा उत्पन्न है, क्या सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। वहां पे देखिए भवन निर्माण, ये सारी चीजें कैसे हैं, किस प्रकार की हैं, ये सारी जानकारी होती है। फिर देखिए आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाता है। जब कहीं आपदा आ जाती है तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठे ही वहां से उसकी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि यहाँ इस समय बाढ़ आई हुई है, यहाँ सुनामी आई है, यहाँ तूफान आया हुआ है, वहां लोगों की स्थिति किस प्रकार से, लोग किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वहां कैसी सहायता दी जानी चाहिए, ये सारी चीजों को इसके माध्यम से देखा जाता है। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, किस स्थान पे किस प्रकार की जलवायु है, वहां पे बर्फ पिघल रही है कि नहीं, समुद्र तल में वृद्धि हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें एक स्थान पे बैठे बैठे ही पता चल जाती है, ठीक। अब देखिए ये इसके लाभ क्या है, वो भी मैंने बता दिया कि किसी एक ही स्थान पर बैठकर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। बड़े क्षेत्रों का जल्द और प्रभावी ढंग से सूचना हमको मिल जाती है। डेटा को बार बार अपडेट किया जा सकता है, इसमें जो जानकारी मिलती है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, है ना। और उसमें हम लोग समय और परिस्थिति के आधार पर उसको एनालिसिस कर सकते हैं। पृथ्वी के देखिए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है, जैसे भूमि, जल और वायु। किसी स्थान के अगर जानकारी लेनी है तो वहां की भूमि, जलवायु और जल, सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक। अब देखिए इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। देखिए रिमोट सेंसिंग की सीमाएं यानी कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि कभी कभी मौसम की स्थिति, बादल या धूल, कभी कभी सटीक डेटा प्राप्त करने में बाधा आ जाती है, कभी कभी कोई समस्या आ जाती है जिसकी वजह से सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती। कभी कभी क्या हो जाती है कि डाटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए उच्च तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की जानकारी पड़ती है। अगर नॉलेज उतना नहीं है तो प्राप्त सूचना को सही से एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अच्छे उपकरण चाहिए, ये सारी चीजें हैं। फिर देखिए प्रारंभिक उपकरण और उपग्रहों की लागत बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इसमें समस्या आ सकती है। रिमोट सेंसिंग की तकनीक देखिए क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
और विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभावी उपयोग होता है, जिससे हमें पृथ्वी और उसके पर्यावरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त। ठीक, अब देखिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, दूर संवेदी एक अत्यंत प्रभावी और सशक्त तकनीक है जो पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करती है। यह पर्यावरण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि और अन्य कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, ये देखिए बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी। अब आते हैं GIS। ठीक है, GIS ये देखिए उसी सुदूर संवेदन या दूर संवेदन का ही एक विस्तृत रूप है, जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा प्राप्त आंकड़ों को क्या करता है, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम के उपयोग के द्वारा उसको विश्लेषित करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसको इंग्लिश में देखिए GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्टकट में GIS। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, यह रिमोट सेंसिंग से ही रिलेटेड है। जैसे मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं कि मैप, रिमोट सेंसिंग और GIS सब एक दूसरे से संबंधित है। इसमें देखिए क्या होता है कि यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग भौगोलिक या स्थानिक डाटा को एकत्रित करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने, प्रबंधन करने और प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को करने में यह किसकी मदद लेता है, रिमोट सेंसिंग, यानी रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही ये सारी चीजें ये प्राप्त करता है। देखिए GIS में भौगोलिक डाटा जैसे मानचित्र, सैटेलाइट इमेज, सर्वे डाटा के साथ साथ उससे संबंधित जानकारी जैसे नाम, जनसंख्या, भूमि उपयोग आदि को जोड़कर विभिन्न विश्लेषण किए जाते हैं। इसका उपयोग स्थान, पैटर्न और रुझानों को समझने और उनके आधार पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी ये सारी चीजें जो है क्या की जाती हैं, किसी स्थान के बारे में, उसके विभिन्न प्रकार की पैटर्न के बारे में और उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, भौगोलिक उपयोग, वहां की जनसंख्या, इन सारी चीजों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें किसका उपयोग होता है, रिमोट सेंसिंग। जैसे अब देखिए, जैसे उसके प्रमुख घटक थे, अब इसके भी देखिए मुख्य घटक क्या क्या है। इसके देखिए एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में देखिए क्या क्या होता है, कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है और अन्य उपकरण होते हैं जिनका उपयोग जो डाटा होता है उसको प्रोसेस और स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का देखिए क्या उपयोग होता है, डाटा को प्रबंधित करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डाटा को मैनेज करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए और उसको डिस्प्ले या प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए लोकप्रिय GIS सॉफ्टवेयर जो है वो देखिए क्या है, एसरी है, ArcGIS है, QGIS है और MapInfo, यानी ये देखिए महत्वपूर्ण GIS सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए इसका तीसरा घटक है डेटा। ठीक है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर किस आधार पे कार्य करते हैं, डेटा के आधार पे। देखिए GIS के लिए डेटा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यानी बिना डेटा के वो दोनों काम कहाँ करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, तो उसके लिए डेटा चाहिए। डेटा देखिए स्थानिक हो सकता है, गैर स्थानिक हो सकता है। ठीक है, स्थानिक डाटा देखिए किसी स्थान या वस्तु की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, जबकि गैर स्थानिक डाटा स्थान के साथ संबंधित जानकारी जैसे कि जनसंख्या, मौसम और संसाधन आदि शामिल। यानी स्थानिक डाटा उस स्थान को बताता है और गैर स्थानिक डाटा मतलब उस स्थान से संबंधित जो और भी जानकारी जैसे वहां की जनसंख्या, वहां का मौसम और वहां के संसाधन। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अब लोग और प्रक्रिया, यानी अगला घटक क्या है, पीपुल एंड प्रोसीड्यूर, यानी
जीआईएस का जो उपयोग करने वाले लोग होते हैं, यानी वैज्ञानिक लोग होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, योजना बनाने वाले होते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, इन सारे लोगों को इसके अंतर्गत चौथे घटक के रूप में शामिल किया। देखिए जीआईएस का उपयोग करने वाले लोग जैसे कि वैज्ञानिक, योजनाकार, पर्यावरणविद और प्रशासक इसके प्रमुख उपयोगकर्ता होते हैं। वे देखिए वे जीआईएस के माध्यम से समस्याओं का विश्लेषण करके निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्रक्रियाएं एवं नियम और तकनीकें होती हैं जिनके आधार पर डेटा का विश्लेषण और उपयोग किया, यानी लोगों के द्वारा किस आधार पर उस डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है, कैसे उपयोग किया जा रहा है, ये कौन से घटक हैं? चौथे घटक। अब देखिए जीआईएस का कार्य और उपयोग। देखिए डाटा के कलेक्शन में होता है। डाटा देखिए मैंने अभी बता दिया कैसे, सैटेलाइट इमेजरी होती है, सर्वे डाटा होता है, जीपीएस होता है, ठीक है, ये सारी चीजें एकत्रित की जाती है। देखिए डाटा जो है इन सारी चीजों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, सर्वे डाटा के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से और मैनुअल रूप से एकत्रित किया जाता है। ठीक, देखिए डेटा संग्रह और भंडारण किया जाता है। जीआईएस में डेटा को विभिन्न परतों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक परत अलग अलग प्रकार की जानकारी को दर्शाती है, जैसे कि जल निकाय, सड़कें, भवन, वनस्पति आदि। इन परतों को मिलाकर एक विस्तृत मानचित्र या विश्लेषण तैयार किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की लेयर बना दी जाती है, उस पर दिखाया जाता है कि ये क्या क्या चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर देखिए डाटा का एनालिसिस किया जाता है, डाटा का विश्लेषण किया जाता है। जीआईएस में डाटा का विश्लेषण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। जैसे देखिए स्थानिक विश्लेषण होता है। देखिए स्थानिक विश्लेषण में क्या किया जाता है, यह विश्लेषण हमें किसी विशेष स्थान पर वस्तुओं या घटनाओं के वितरण, प्रवृत्ति और पैटर्न को समझने में मदद करता है। नेटवर्क विश्लेषण देखिए क्या होता है, इसमें देखिए सड़कों, नदियों और अन्य नेटवर्क का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए सबसे कम दूरी वाले मार्ग को ढूंढना। अब देखिए इसके माध्यम से हमको पता चलता है, जैसे आप लोग देखिए मोबाइल में जब देखते हैं, अपना जीपीएस चालू करते हैं तो किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के देखिए नेटवर्क दिखा देते हैं जाल के रूप में कि इस स्थान पे जाने के लिए लंबा रास्ता है या शॉर्टकट रास्ता है। तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से पता चलती है आपको? जीआईएस के माध्यम। यही होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली का महत्वपूर्ण नेटवर्क एनालिसिस। ठीक, अगला देखिए टोपोग्राफिक विश्लेषण होता है। किसी स्थान के बारे में देखिए भूमि की ऊंचाई, ढलान और अन्य भू आकृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए डाटा प्रदर्शनी। जीआईएस के माध्यम से डाटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मानचित्र का उपयोग किया जाता है, चार्ट का उपयोग किया जाता है, ग्राफ का, 3D मॉडल शामिल होता है, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। ठीक, हम लोग देखते हैं सारी चीजें मोबाइल में अपने, जब हम कहीं जाते हैं किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें हमको जीआईएस सिस्टम के माध्यम से वह जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक, देखिए अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? शहरी योजना बनाने में। ठीक है, देखिए शहरों कस्बों की योजना बनाने, सड़कों के लेआउट, नए भवनों की स्थिति और जनसंख्या का घनत्व का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए पर्यावरण प्रबंधन के लिए किया जाता है। देखिए वन क्षेत्रों की निगरानी, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप की रोकथाम में मदद करता है। फिर देखिए कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। इसका देखिए उर्वरता का आकलन करने, फसल के विकास को ट्रैक करने और सिंचाई योजना में किया जाता है। यानी सरकार इससे पता लगाती है कि कहाँ पे किस प्रकार की भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है, किसी अन्य काम के लिए किया जा रहा है, वहां पे भूमि की उर्वरता कैसी है, वहां फसलों का उत्पादन किस प्रकार किया जा रहा है, वहां सिंचाई की व्यवस्था कैसी है। फिर देखिए आपदा प्रबंधन में किया जाता है। जब कोई आपदा आ जाती है तो राहत कार्य को वहां पहुंचाने के लिए राहत कार्य के जो कार्य हो रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीजें। फिर देखिए परिवहन और यातायात प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाता है कि सड़कों पे किस प्रकार से यातायात या परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। ठीक है, कौन कौन से मार्ग अनुकूल हैं, कहाँ जाम लगा हुआ है, कहाँ रास्ता सही है, ये सारी चीजें किसके माध्यम से पता चलती है? जीआईएस के। देखिए जल संसाधन प्रबंधन, इसमें देखिए क्या दिया जाता है कि कहाँ पे पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है, कहाँ नहीं है, कहाँ पानी की आपूर्ति करवानी है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए
स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। इसके द्वारा पता चलता है देखिए कहाँ पे कौन सी बीमारी फैली हुई है, कहाँ पे लोगों को रोग से बचाने के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जानी चाहिए, किस प्रकार की निगरानी की जानी चाहिए, वहां पे किस प्रकार की दवा का छिड़काव किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए इसका सुरक्षा और रक्षा में भी उपयोग किया जाता है। देखिए सैन्य अभियान में, सीमा सुरक्षा में या आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट आसमान में छोड़ दिए जाते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे जो दुश्मन देश हैं किस प्रकार की गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे बॉर्डर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे होती है, सैटेलाइट या ड्रोन के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीआईएस के लाभ। इसका देखिए निर्णय लेने में सहायक होता है, दृश्य प्रतिनिधित्व करता है, किसी चीज को हमको दृश्य के माध्यम में प्रस्तुत कर देता है, विशाल डेटा का प्रबंधन होता है इसके द्वारा। ये देखिए लचीला और अनुकूल उपयोग होता है, यानी इसके उपयोग को हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अनुकूल इसको बना सकते हैं। फिर देखिए अब देखिए, हाँ ये हो गया लचीला और अनुकूल योग। अब देखिए इसके सीमाएं भी, जैसे उसमें इसकी लिमिट्स थी, अब इसकी भी कुछ लिमिट्स हो। लिमिट्स में देखिए क्या है कि इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं सरकारी खास करके वही इसको उपयोग कर पाते हैं, सामान्य लोगों के लिए यह उपयोग की वस्तु नहीं है। तो इसमें देखिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन एजुकेशन प्राप्त करनी होती है, बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज चाहिए। फिर इसमें देखिए डाटा की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर डाटा सही नहीं है, जानकारी सही नहीं है तो सूचना गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आधार पर अब देखिए कि निष्कर्ष हम देख लेते हैं। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने और स्थानिक समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। इसका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह भौगोलिक डेटा के प्रबंधन, विश्लेषण और प्रदर्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये सारी चीजें आज की क्लास में देखी। अब इसका उपयोग हम सबसे ज्यादा देखिए हम लोग भी करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से जब किसी स्थान पे जाते हैं तो हम लोग जीपीएस ऑन करते हैं। तो जीपीएस जो उपयोग हम लोग करते हैं वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद देखिए हम लोग कोई मैप देखते हैं, जैसे घर में भारत का मैप, ठीक है, विश्व का मैप, किसी नदी का मैप, तो ये सारी चीजें कैसे बनी है, इन्हीं चीजों का उपयोग करके। तो इसका उपयोग हम लोग अपने आप में अपने जीवन में भी करते हैं, सामान्य लोग भी, लेकिन इसको तैयार करते समय इन सारी चीजों का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में देखा है और इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और खास करके सीटेट के एग्जाम में। उसके बाद देखेंगे आप कुछ क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को आपको करवा दिया। तो इतने देर तक आज की क्लास में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।